आफाफ ने गाड़ी खान मेंशन के सामने रोकी। एक लम्हा साया किए बगैर वो बाहर निकला और काल वेल बजा दी। दरवाज़ा खुलते ही उसने चौकीदार को एक झटके से पीछे किया और तेज कदमों से अंदर दाखिल हो गया। चौकीदार घबरा कर उसके पीछे आवाज़ें देता भागा मगर आफाफ रुका नहीं। वो सीधा लिविंग रूम में दाखिल हुआ। अस्सलामु अलैकुम। फरहान खान और जवाद खान चौंक कर पलटे। कमरे की फिजा एकदम भारी हो गई। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? फरहान खान की आवाज़ में गुर्राहट थी। आफाफ ने सुकून से सोफे पर बैठते हुए तंजिया मुस्कुराहट के साथ कहा, आलिजा, ये सवाल आप मुझसे कर रहे हैं? मैं यहाँ जब चाहूँ आ सकता हूँ और मुझे रोकने वाला कोई नहीं। फरहान खान गुस्से से तिलमिला उठा। मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आफाफ की आंखों में एक लम्हे को चमक उभरी। वाकई, जैसे आपने अपनी बीवी फरखंदा खान को मारा था। कमरे में सन्नाटा छा गया। खामोश रहो बदतमीज लड़के, जवाद खान चीखा। तुम्हारी जुबान खींच लूंगा। आफाफ ने उसकी तरफ सर्द नजरों से देखा। डॉक्टर जवाद खान, आप अपनी सौतेली माँ की दवाइयाँ बदलते रहे थे ना? और आप ये भी जानते थे कि वो दवाइयाँ उसके लिए जहर बन चुकी हैं। जवाद का चेहरा फक हो गया। तुम ये सब कैसे जानते हो? फरहान खान की आवाज़ कांप गई। आफाफ ने कुर्सी की पुश से टेक लगाते हुए कहा, क्योंकि मोहतरम फरहान खान, आपके और आपके बेटे के सारे मंसूबे मैंने खुद सुने थे। मैं और मिसेस फरखंदा। और आप शायद भूल रही हैं कि मैं खान इंडस्ट्री का मैनेजर था और मैडम के बहुत करीब भी। तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं, जवाद ने घबराहट में कहा। आफाफ हल्का सा मुस्कुराया। सबूत मौजूद है। वो डॉक्टर जिसने पोस्टमार्टम किया था, उसके पास मुकम्मल फाइल है और वो जानता है कि फरखंदा खान की मौत की असल वजह क्या थी। आप लोगों ने उसकी खामोशी खरीदी है, मगर यकीन रखिए, मैं उससे कहीं ज़्यादा कीमत अदा कर सकता हूँ ताकि वो सच उगल दे। फरहान और जवाद का हाल ऐसा था जैसे जिसमें खून ही ना बचा हो। जर्द चेहरे, लरसती आंखें और सांसें बोझल। आफाफ इत्मीनान से उठा और वहां से निकल गया। उसके कदमों की आवाज़ सीधा हानिया के कमरे तक पहुंची। हानिया ने उसे देखते ही घबराकर खड़े होते हुए पीछे कदम हटाया। खौफ उसके चेहरे पर साफ झलक रहा था। आफाफ खामोशी से पूरे एतमाद के साथ उसकी तरफ बढ़ा। वो खौफ से पीछे हटी तो आफाफ ने बेपरवाही से उसे एक तरफ किया। मेज़ के पास जाकर उसने केक निकाला और एहतियात से टेबल पर रख दिया। फिर पलट कर आया, उसका बाजू थामा और जबरदस्ती उसे मेज़ के करीब ले आया। पीछे से उसके गिर्द हाल हाथ डालकर उसके हाथ में छुरी थमाई और खुद उसके साथ हाथ चलाकर केक काटने लगा। हैप्पी बर्थडे टू यू। वो केक का टुकड़ा उसके मुख के करीब लाते हुए बोला। हानिया ने पूरी कुव्वत से हाथ झटका। केक जमीन पर आ गिरा। आप आखिर चाहते क्या है मुझसे? उसकी आवाज़ नफरत और बेबसी से भरी हुई थी। आफाफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसे देखा। वाह, ये तमाद अच्छा लगा, वाकई अच्छा लगा। ये कहते हुए उसने एक शॉपिंग बैग उसकी तरफ बढ़ा दिया। हानिया ने झिझकते हुए बैग पकड़ा और खोला और अंदर रखे कपड़े देखकर एकदम उसके चेहरे का रंग बदल गया। अगले ही लम्हे वो तेजी से ड्रेसिंग रूम की तरफ बढ़ी। कैंची निकाली और वापस आकर एक एक करके तो वो तमाम ड्रेसेस काटने लगी। कपड़े जमीन पर बिखरते रहे और आफाफ मुस्कुराते हुए खामोशी से ये सब देखता रहा, जैसे ये मंजर उसके लिए किसी दिलचस्प खेल से कम ना हो। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ा। खबरदार। हानिया पीछे हटती हुई चीख उठी। अगर करीब आए तो मैं जान ले लूंगी। मगर आफाफ ने उसकी धमकी को नजरअंदाज किया। वह कदम बढ़ा रहा था, यहाँ तक कि बिल्कुल करीब आकर उसने उसका हाथ पकड़ा और उसकी पुश्त के पीछे मोड़ दिया। तो मुझे कभी नहीं मार सकती, उसके कान के करीब छुप कर बोला। उसके होंठों का हल्का सा लम्स कान की लू को छू गया। हानिया पूरे वजूद से लरज उठी। प्लीज मुझे छोड़ दे। उसकी आवाज़ रूहान सी हो गई थी। आफाफ ने एक लम्हे को उसके रुखसार पर लब रखे, फिर जैसे कुछ हासिल कर लिया हो, वो पलटा और लंबे कदम भरता हुआ कमरे से बाहर निकल गया। हानिया वहीं साकित खड़ी रह गई, सुन खाली और टूटी हुई। वक्त बदला। आज वो अपने बॉस की बर्थडे पार्टी में मौजूद था। उसके साथ उसकी वालिदा भी थी। आफाफ ने यह मुकाम बड़ी मेहनत और मुस्तकिल मिजाजी से हासिल किया था, मगर उसके अंदर की बेचैनी कभी ख़त्म ना हुई। वो किसी एक लम्हे, किसी एक शख्स का इंतज़ार कर रहा था और आज वो इंतज़ार ख़त्म हो चुका था।
सामने वही चेहरा था, वो दुश्मन जा जो अब उसके बॉस मिस्टर जैद के बेटे को अंगूठी पहनाने वाली थी। अफाफ की आवाज़ गूंजी तो वो एकदम ठटक गई। उसका चेहरा खौफ से सफ़ेद पड़ गया। वो आगे बढ़ा, उसके हाथ से अंगूठी छीनी और एक झटके से उसे पीछे धकेल कर उसकी आंखों में देखने लगा। बीवी हो तुम मेरी, वो दांत पीसते हुए बोला, और किसी और की कैसे बन सकती हो। कमरे में सन्नाटा छा गया। सबके सामने उसने ऐलान कर दिया कि हानिया उसकी बीवी है और वो अब उसी के मेंशन में रहेगी। हैरत ज़दा निगाहें एक दूसरे को देखने लगी। आफाफ ने सट मुस्कुराहट के साथ मिस्टर जैद की तरफ देखा। सो सर जी, घर दामाद बनना कोई गुनाह तो नहीं है ना। वो फरहान की तरफ देखते हुए तंजिया अंदाज में बोला तो फरहान खान ने नफरत से मुंह मोड़ लिया। आफाफ की नजर फौरन अपनी माँ बुशरा बेगम पर जा ठहरी, जो आंसू में डूबी खामोशी से वहां से पलट रही थी। वो एक लम्हा जाया किए बगैर उनके पीछे लपका। बस कर दे मामा, उसकी आवाज़ भारी हो चुकी थी। इस पर मैं जज्बाती ब्लैकमेल नहीं होऊंगा। 3 बरस से मैंने चैन की नींद नहीं सोई। अब मुझे सुकून लेने दे। और आप चाहती हैं मेरा सुकून हानिया की पुरसुकून जिंदगी से जुड़ा है। वह लम्हा भर रूखा फिर तल्खी के साथ बोलता चला गया। मैं आप दोनों के साथ हूँ, हमेशा रहूंगा, मगर उसके पास आना नहीं। कि आपका बेटा अगर उस मुकाम पर खड़ा है तो सिर्फ फरखंदा मैम की वजह से, वरना शायद चचाओं की मार और चाचियों के तानों में कब का टूट चुका होता। बुशरा बेगम फूट फूट कर रो पड़ी। मैं आपको रोते हुए नहीं देख सकता, प्लीज मामा, वो तड़प कर बोला। उन्होंने लरसते हाथों से उसका हाथ थाम लिया। तो फिर मेरी बात मान लो ना बेटा। आफाफ ने नरमी मगर मजबूती से अपना हाथ छुड़ाया और सीधा खड़ा हो गया। ऐसा नहीं हो सकता। इस पर आपके आंसू मेरे कदमों की जंजीर नहीं बनेंगे। मैं आपके खौफ की वजह से किसी मासूम को मरने नहीं दे सकता। ये कहकर वो मुड़ा और लंबे लंबे कदम उठाता वहां से निकल गया। हाल में कदम रखते ही वो सीधा हानिया के पास जा खड़ा हुआ। वो उसे देखकर सहम गई। नजरें चुराकर तेजी से वहां से निकलने लगी, मगर अफाफ ने उसका हाथ पकड़कर अपनी तरफ खींच लिया। वो कितनी पतंग की तरह उसकी तरफ खींचती चली गई। अफाफ ने उसकी कमर के गिर्द बाजू डालकर उसे अपने करीब कर लिया। पापा प्लीज मुझे छोड़ दे, वो बेबसी से कपकपाती आवाज में बोली। अफाफ झुका और आहिस्ता से उसके कान में कहा, कल मेरा इंतजार करना और इस्तकबाल की अच्छी तैयारी करना। आखिरकार मैं रुखसत होकर आ रहा हूँ। हानिया को लगा जैसे वो उसकी गुर्बत में खुल जाएगी। उसकी बेबसी आंसू की सूरत बह निकली। अफाफ ने उसे छोड़ दिया। वो भागती हुई हाल से निकली। कमरा अंधेरे में डूबा हुआ था। हानिया बिस्तर पर घुटनों में सर दिए बैठी ज़ारो कतार रो रही थी। मामा प्लीज मुझे भी अपने पास बुला ले। उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैं बहुत थक गई हूँ। रोते रोते न जाने कब उसकी आंख लग गई। दूसरी तरफ सेठ सैद और सुलेमान ने खान हाउस के सामने गाड़ी रुकी। दोनों गाड़ी से उतरे और काल बैल बजाए। दरवाज़ा खुलते ही गार्ड ने अदब से सलाम किया, सलाम साहब। सेठ सैद ने सर हिलाकर जवाब दिया और बगैर रुके डाइनिंग ड्राइंग रूम की तरफ बढ़ गया, जहाँ फरहान खान और जवाद खान पहले से मौजूद थे। सेठ साहब, आप यहाँ। फरहान खान घबरा गया। सेठ सैद का गुस्सा फट पड़ा। तुम लोगों ने कहा था वो शख्स तलाक दे चुका है, फिर ये सब क्या तमाशा है। जवाद ने फौरन वजाहत देने की कोशिश की। सेठ जी, हमें लगा था कि हम उसे काबू में कर लेंगे, मगर सेठ सैद ने उसे हाथ के इशारे से खामोश करवा दिया। कमरे की फिजा बोझिल हो चुकी थी और आने वाला तूफान साफ महसूस हो रहा था। फरहान खान बेचैनी से कमरे में टहलता रहा, फिर अचानक रुक कर बोला, वो सब जानता है, सब कुछ। मैंने अपनी बीवी के साथ क्या किया। पोस्टमार्टम की वो रिपोर्ट्स जिसे मैंने डॉक्टर से छुपाने को कहा था, वो भी उसके इल्म में है। यहाँ तक कि वो वकील भी जिसने जायदाद के कागजात तैयार किए थे, उसे भी उसने ढूंढ निकाला है। सेठ सैद ने हल्की सी हंसी के साथ उसकी तरफ देखा। वाह खान साहब, कमाल है। 20 साल गुजर गए, मगर जिस जायदाद के लिए आपने फरखंदा से शादी की थी वो आज तक आपके हाथ नहीं आई। फरहान खान ने चुपकर आहिस्ता आवाज में कहा, आप शायद नहीं जानते हमारे पास प्लान बी भी है। सेठ सैद चौंका। क्या मतलब। फरहान खान की आंखों में शातिराना चमक उभरी। मैं इस अफाफ खान को हानिया के हाथों मरवा दूंगा। अफाफ मरेगा और हानिया जेल जाएगी। सेठ सैद कहका लगाकर हंसा। खान साहब लाजवाब। क्या वाकई आपको लगता है कि आपकी डरपोक बेटी ये कर पाएगी। जब वो उसके सामने होती है तो सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। फरहान खान का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। सेठ जी,
آپ مجھے بہت ہلکا لے رہی ہیں۔ سیٹھ صاحب نے بے پرواہی سے ہاتھ جھٹکا۔ ٹھیک ہے، جو کرنا ہے کرو، مجھے بس وہ فارم ہاؤس چاہیے جس کے لیے یہ سارا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ آپ بے فکر رہیں، فرحان خان نے بے یقینی دہانی کرواتے ہوئے، ہمارا مقصد پورا ہو رہا ہے۔ سیٹھ صاحب نے سر ہلا دیا۔ حفاف نے خاموشی سے اپنا بیگ پیک کیا اور ایک طرف رکھ دیا۔ پھر وہ کمرے سے نکل کر بشرا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھا۔ عفیفہ ان کا سر دبا رہی تھی۔ عفاف اندر داخل ہوا تو بشرا نے اسے دیکھ کر رخ موڑ لیا۔ ماما پلیز، وہ ان کا ہاتھ تھام کر بولا، میں ہمیشہ کے لیے نہیں جا رہا، بس ایک بار ان باپ بیٹے کو جیل بھجوا دوں، پھر واپس آ جاؤں گا۔ بشرا کی آواز نم ہوگی۔ عفاف، کیا تمہیں مجھ پر ترس نہیں آتا؟ وہ تڑپ کر بولا۔ ماما، آپ بھی مجھ پر ترس کھا لیں، آپ جانتی ہیں میں کس درد سے گزر رہا ہوں۔ بشرا نے آنسو صاف کی اور گہری سانس لی۔ جاؤ، مگر اپنا خیال رکھنا۔ عفاف نے سر جھکا دیا۔ میں عدیل سے کہہ جاؤں گا کہ وہ آپ کا خیال رکھے۔ تھینکس ماما۔ اس نے ان کی پیشانی چومی، گڈ نائٹ کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ خان ہاؤس کے سامنے پہنچ کر عفاف نے گاڑی کا ہارن دیا۔ گارڈ نے آگے بڑھ کر پوچھا، کیا بات ہے صاحب؟ گیٹ کھولو، عفاف نے مختصر کہا۔ کیوں؟ ہم کیوں کھولیں؟ گارڈ نے سختی سے جواب دیا۔ عفاف نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا، بھائی صاحب، میں آپ کی ہانیہ بی بی کا شوہر ہوں۔ گارڈ بھڑک اٹھا، ہمیں بے وقوف سمجھا ہے کیا؟ عفاف گاڑی سے اترا، ایک ہی جھٹکے میں گارڈ کو پیچھے دھکیلا اور اندر کی طرف بڑھ گیا۔ گارڈ اسے روکنے کے لیے پیچھے سے چیختا رہا، مگر وہ رکا نہیں۔ اس نے ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولا تو سامنے فرحان خان کو دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ فرحان خان بھی اسے دیکھ کر چونک اٹھا۔ عفاف نے ہونٹوں پر سرد مسکراہٹ سجا کر کہا، وٹ از دس سسر جی؟ میں آیا اور کسی نے استقبال بھی نہیں کیا۔ فرحان خان غصے سے بل کھا کر رہ گیا تھا۔ اسی لمحے گارڈ ہامتا ہوا اندر داخل ہوا تو اس کی حالت دیکھ کر فرحان خان کی حیرت اور بڑھ گئی تھی۔ کمرے کی فضا ایک بار پھر طوفان کا پیش خیمہ بن چکی تھی۔ کیا وہ بہادر؟ فرحان خان نے ناگواری سے پوچھا۔ صاحب جی، یہ لڑکا زبردستی اندر گھس آیا ہے، گارڈ نے جلدی میں شکایت کی۔ حفاف نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ بات کاٹی۔ سچر جی، خود ہی بتا دیجیے نا کہ میں آپ کا داماد ہوں۔ فرحان خان نے گہری سانس لے کر خود کو سنبھالا۔ بہادر یہ ہانیہ کے شوہر ہیں۔ گارڈ نے فوراً سر جھکا دیا۔ جی صاحب، سمجھ گیا، عفاف نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو پھر گاڑی اندر لگوا دیں اور ڈگی سے سامان نکال کر ہانیہ کے کمرے میں رکھوا دیجیے۔ یہ کہہ کر وہ تیز قدموں سے ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ اندر داخل ہوتے ہی سیدھا واش روم کی جانب چلا گیا۔ ہانیہ کالج سے لوٹی تو سیدھا اپنے کمرے کی طرف آئی۔ دروازہ کھولا تو منظر دیکھ کر اس کے قدم جیسے زمین میں گڑ گئے۔ عفاف ڈریسنگ کے سامنے کھڑا تیار ہو رہا تھا۔ وہ گھبرا کر فوراً مخ موڑ گئی۔ شوہر کو سلام کرنا بھی نہیں آتا؟ عفاف اس کی طرف پھٹتے ہوئے بولا، آپ میرے کمرے میں کیا کر رہے ہیں؟ ہانیہ کی آواز میں جھنجھلاہٹ اور خوف کھلا ہوا تھا۔ عفاف نے اس کا بازو تھام کر اپنی طرف موڑا اور دوسرے ہاتھ سے اس کی کمر کے قریب آ گیا۔ تم بار بار کیوں بھول جاتی ہو کہ جو میں کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں؟ اس کی قربت سے ہانیہ کو یوں لگا جیسے سانس لینا بھی مشکل ہو گیا ہو۔ مجھے چھوڑ دیں۔ وہ خود کو چھڑانے کی کوشش کرنے لگی۔ عفاف نے بھویں اٹھائی، اور اگر نہ چھوڑو تو میں شور مچاؤں گی، وہ کپ کپاتی آواز میں بولی، مگر ہمت جٹا کر مزاحمت جاری رکھی۔ اچھا چلو، زور سے چیخو، وہ نے بے نیازی سے بولا۔ ہانیہ نے ہونٹ بھینچ لیے، آنکھیں نم ہوں گی۔ یہی لمحہ تھا جہاں عفاف ٹھٹک گیا، اس کی کمزوری، اس کے آنسو۔ وہ بے اختیار جھک کر اس کی آنکھوں پر ہلکا لمس رکھ کر فوراً پیچھے ہٹ گیا، جیسے خود کو روک لیا ہو۔ جاؤ، اس نے آہستہ سے کہا۔ ہانیہ ایک پل بھی ضائع کیے بغیر کمرے سے نکل گئی۔ وہ سیدھی فرحان خان کے پاس پہنچی۔ بابا، بابا، وہ میرے کمرے میں ہے۔ اس کی آواز خوف سے ٹوٹ رہی تھی۔ میں کیا کروں؟ فرحان خان نے سخت لہجے میں کہا۔ خود کو سنبھالو، گھبراہٹ دکھاؤ گی تو وہ تمہیں اور دبائے گا۔ ایک بات یاد رکھو، تمہیں اپنی ماں کے قاتل کے ساتھ میٹھا بن کر رہنا ہے۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر سردی سے بولا، جیسے وہ میٹھی زبان سے وار کرتا ہے ویسے ہی تمہیں بھی کرنا ہوگا۔ اسے یقین دلانا ہوگا کہ تم اس سے محبت کرنے لگی ہو۔ جب وہ تم پر بھروسہ کرے گا تب تم اسے ختم کر سکو گی۔ ہانیہ کے چہرے کا رنگ اڑ گیا۔ بابا، میں یہ سب نہیں کر سکتی، میں کسی کو مار نہیں سکتی۔ کیا تم اپنی ماں کا بدلہ نہیں لینا چاہتی؟ فرحان خان کی آواز صفاق ہوگی، اس کی روح تڑپتی ہوگی۔ میں نہیں کر سکتی، ہانیہ تڑپ کر بولی اور مزید کچھ سنے بغیر وہاں سے نکلتی چلی گئی۔
فرحان خان کے ماتھے پر گہری لکیریں ابھر آئیں۔ اب کیا کریں گے بابا؟ جواد نے محتاط لہجے میں کہا۔ مجھے تو سیٹ سید کی بات ٹھیک لگ رہی ہے۔ فرحان خان کی آنکھوں میں غصے کی چمک ابھری۔ تو پھر ہم خود وار کریں گے اور الزام ہانیہ کے سر ڈال دیں گے۔ جواد نے لمحہ بھر سوچ کر آہستہ سے سر ہلا دیا۔ ہانیہ واپس کمرے میں آئی تو آفاف تیار حالت میں ٹی وی کے سامنے بیٹھا تھا۔ اسے آتا دیکھ کر اس نے جان بوجھ کر آواز اور تیز کر دی۔ ہانیہ نے ناگواری سے اسے دیکھا اور خاموشی سے وارڈروب کی طرف بڑھ گئی تھی۔ دروازہ کھولا تو اس کا دل دہل گیا۔ کپڑے الماری میں بے ترتیب گولوں کی صورت میں ٹھونسے ہوئے تھے۔ یہ کیا حرکت ہے؟ اس کے چہرے پر غصہ صاف چھلکنے لگا۔ کوئی اس طرح کسی کی الماری خراب کرتا ہے؟ اتنی گندگی! حفاف نے اس کے غصے سے سرخ ہوتے چہرے کو بغور دیکھا اور آہستہ آہستہ اس کی طرف بڑھا۔ ہانیہ نے دل میں خوف کو دبایا۔ حلق خشک ہو گیا مگر اس نے خود کو مضبوط رکھنے کی کوشش کی۔ عفاف اس کے سامنے آ کر رکا۔ وہ گھبرا کر پیچھے ہٹی تو اس کی پشت الماری سے جا لگی۔ جو ابھی کہاں ہے وہ دوبارہ کہو۔ عفاف نے ایک ہاتھ الماری پر رکھتے ہوئے کہا، مجھے آپ سے کوئی بات نہیں کرنی۔ وہ سختی سے بولی اور دوسری طرف سے نکلنے کی کوشش کی مگر عفاف نے دوسرا ہاتھ بھی الماری پر رکھ کر اس کا راستہ روک لیا۔ وہ اس قدر قریب تھا کہ ہانیہ کو اس کی سانس اپنے چہرے پر محسوس ہوئی۔ اس نے گھبرا کر اس کی طرف دیکھا۔ عفاف کے ہونٹوں پر دھیمی سی مسکراہٹ ابھری۔ پاپا پلیز، وہ روحان سے ہوگی۔ چند لمحے وہ اسے دیکھتا رہا پھر اچانک پیچھے ہٹ گیا۔ ہانیہ نے ایک پل ضائع کیے بغیر کپڑے اٹھائے اور واش روم میں بند ہو گئی۔ عفاف سیدھا فرحان صاحب کے کمرے کی طرف بڑھا۔ ہیلو سسر جی، وہ اندر داخل ہوتے ہوئے بولا۔ فرحان خان نے ناگواری سے اسے دیکھا۔ کل میں اپنی چیئرمین والی کرسی خالی دیکھنا چاہتا ہوں، عفاف نے اطمینان سے کہا۔ بہت عیاشی ہو چکی ہے میری جائیداد پر۔ فرحان خان کے چہرے کا رنگ بدل گیا مگر وہ کچھ نہ بول سکا۔ عفاف مڑ کر باہر آ گیا۔ ہو گاڈ، پاگل ہو گئی ہیں کیا؟ ہانیہ کے چیخنے پر عفاف ڈانٹتے ہوئے کہا، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ وہ غصے سے بولی۔ محترمہ، یہ میرا بھی گھر ہے، میں جہاں چاہوں جا سکتا ہوں، وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ ہانیہ نے ہونٹ بیچ لیے۔ خاموش رہی۔ ویسے تمہیں بھوک لگتی ہے، وہ تمسخر سے بولا، اور ظاہر ہے تمہیں کچھ بنانا تو آتا نہیں ہوگا، اپنی حد میں رہا کریں۔ وہ دب کر بولی اور کچن سے باہر نکل گئی۔ عفاف نے بے پرواہی سے کندھے جھٹکے اور خود میگی بنانے لگا۔ آدھے گھنٹے بعد وہ ایک پلیٹ میں خوشبودار میگی لے کر ہانیہ کے کمرے کی طرف بڑھا۔ پتہ نہیں خود کو کیا سمجھتا ہے، ہانیہ تھکے قدموں سے صوفے پر بیٹھتے ہوئے بڑبڑائی۔ وہ لیٹ گئی اور چادر منہ تک اوڑھ لی مگر نیند کہاں آنی تھی۔ بھوک نے برا حال کر رکھا تھا۔ کچھ دیر بعد دروازہ کھلا۔ عفاف اندر داخل ہوا۔ اس کے ہاتھ میں بال تھا۔ عفاف نے آگے بڑھ کر ہانیہ کے قریب جا کر اس کی چادر ایک جھٹکے سے ہٹا دی۔ وہ ہڑبڑا کر سیدھی ہو بیٹھی اور غصے سے اس کی طرف دیکھنے لگی۔ عفاف سکون سے اس کے ساتھ ہی صوفے پر بیٹھ گیا۔ ہانیہ نے کنکھیوں سے اس کے ہاتھ میں پکڑی پلیٹ پر نظر ڈالی۔ خوشبو نے اس کے صبر کے امتحان لے لیا۔ منہ میں بے اختیار پانی آ گیا۔ کھاؤ گی؟ عفاف نے بے پرواہی سے پوچھا۔ نہیں، اس نے دو ٹوک جواب دیا۔ ایز یو وش، عفاف نے کندھے اچکا دیے۔ ہانیہ نے جھنجھلا کر اسے دیکھا۔ آخری بار پوچھ رہا ہوں، عفاف نے جان بوجھ کر چھیڑتے ہوئے کہا۔ کھانا ہے تو کھا لو ورنہ میں سارا اکیلا کھا جاؤں گا، اور یقین کرو بہت مزے کی بنی ہے، بس یہی سننا تھا۔ ہانیہ فوراً آگے بڑھی، چمچ اٹھایا اور پہلا لقمہ منہ میں ڈالتے ہی اس کی آنکھیں پھیل گئی۔ یہ تو واقعی بہت اچھی ہے۔ وہ بنا رکے جلدی جلدی کھانے لگی۔ عفاف مسکرا کر اسے دیکھتا رہا۔ ارے بھئی موٹی، سب تو ختم کر دیے تم نے۔ ہانیہ نے فوراً چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ میں آپ کو موٹی کہاں سے لگتی ہوں؟ بچپن میں تو موٹی تھی، عفاف نے ہنستے ہوئے کہا۔ ہاں تو بچے گول مٹول ہی اچھے لگتے ہیں، وہ منہ بنا کر بولی۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، عفاف نے سنجیدگی سے سر ہلا دیا، لیکن مجھے تو بڑے بھی گول مٹول اچھے لگتے ہیں۔ کیوں؟ ہانیہ نے حیرت سے پوچھا۔ بس ایسے ہی، عفاف نے کندھے اچکا دیے۔ بس ایسے ہی؟ ہانیہ نے اس کی نقل اتاری۔ عفاف اس کے اس انداز پر مسکرا دیا۔ صبح عفاف تیار ہو کر ڈائننگ ٹیبل پر پہنچا تو ہانیہ ناشتہ کر رہی تھی۔ وہ کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا اور آرام سے بریڈ پر جیم لگانے لگا۔ ہانیہ تیزی سے نوالے لے رہی تھی۔ ہنی، ناشتہ آرام سے کرو، عفاف نے اسے ٹوکا۔ مجھے کالج کے لیے دیر ہو رہی ہے، وہ فکر مند لہجے میں بولی، اور اگر سیمسٹر فیس جمع نہ ہوئی تو میرا پورا سال ضائع ہو جائے گا۔ تمہیں عقل کب آئے گی؟
आफाफ ने हल्के से झुड़क के साथ कहा। जी पता था, जल्दी जाना है तो जल्दी उठती ना। आंख नहीं खोली, वो नम आवाज में बोली। आफाफ ने उसके लहजे में घबराहट महसूस की तो नरम पड़ गया। अच्छा ठीक है, फिक्र ना करो, मैं प्रिंसिपल को फ़ोन कर देता हूँ, सब मैनेज हो जाएगा। तुम सुकून से नाश्ता करो। हानिया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। आप मेरे प्रिंसिपल को कैसे जानते हैं? क्योंकि मैं तुम्हारा पीछा करता था, आफाफ ने संजीदगी से कहा। वह हैरत से उसे देखने लगी। अरे मजाक कर रहा हूँ, वो हंसा। वो मेरा दोस्त है, और वैसे भी तुम्हारे बारे में इतना तो मालूम है कि तुम किस कॉलेज में पढ़ती हो। तुम्हारे नोट्स पूरे घर में बिखरे रहते हैं। ये कहते हुए उसने फ़ोन मिला लिया। चंद लम्हों में बात संभाल ली गई। नाश्ता खत्म होने के बाद आफाफ खुद हानिया को कॉलेज छोड़ने गया। फिर वो सीधा ऑफिस की तरफ रवाना हो गया। खान इंडस्ट्री के सामने गाड़ी रोक कर वो उतरा। एक लम्हे को उसने इमारत पर गहरी निगाह डाली, जैसे आने वाली जंग का अंदाजा लगा रहा हो, और फिर मजबूत कदमों से अंदर दाखिल हो गया। उसने पूरे फ्लोर का एक सरसरी मगर गहरा जायजा लिया, फिर सीधा जाकर चेयरमैन के कमरे के सामने रुक गया। अभी चेयरमैन साहब तशरीफ नहीं लाए। पियन ने आगे बढ़कर कदरे घबराते हुए लहजे में कहा। दरवाज़ा खोलो, आफाफ ने सपाट और हुक्म देते हुए अंदाज में कहा। सॉरी साहब जी, मुझे चेयरमैन साहब डांटेंगे, पियन ने हिचकिचाते हुए जवाब दिया। आफाफ एक कदम आगे बढ़ा, दीवार पर लगी फरहान खान के नाम की तख्ती नोच कर उतारी और बेदर्दी से फर्श पर फेंक दी। इस जगह आफाफ खान के नाम की तख्ती लगवाओ। उसकी आवाज़ में ऐसा इख्तियार था कि आसपास खड़े सब लोग सहम गए। फिर वो मुड़कर तमाम वर्कर्स की तरफ आया। मेरा नाम आफाफ खान है, और मैं इस कंपनी का असल चेयरमैन हूँ। सिर्फ चेयरमैन ही नहीं, बल्कि इस अदारे की मालकिन फरखंदा खान का दामाद भी। बाकी तफसील अगर दरकार हो तो अपने मिस्टर फरहान खान से पूछ लेना, उसने साफ और डोडो का अंदाज में कहा। वो सीधा अकाउंट्स डिपार्टमेंट की तरफ बढ़ा। मेरे कैबिन में तमाम अकाउंट्स की फाइल पर फौरन पहुंचा दे, उसने अकाउंटर को हुक्म दिया। ये कहते ही वो तेज कदमों से अपने कैबिन में दाखिल हो गया। कुछ ही देर बाद फरहान खान गुस्से से भरा हुआ अंदर आया। ये सब क्या तमाशा लगा रखा है, उसने चीख कर कहा। आफाफ ने कुर्सी से टेक लगाते हुए सट नजरों से उसे देखा। यही जो आपको साफ साफ नजर आ रहा है मिस्टर फरहान, और आप मुझे ये भी बताएंगे कि ऑफिस आने का ये कौन सा वक्त है? तुम होते कौन हो मुझसे इस तरह सवाल करने वाले? और तुम, बस, बहुत बोल चुके आप। आफाफ ने उसकी बात काट दी। अगर एक लफ्ज़ और किया तो धक्के देकर यहाँ से निकलवा दूंगा। फरहान खान के होंठ भींच गए, मगर वो खामोश रहने पर मजबूर हो गया। बादशाह सब लोग डाइनिंग टेबल के गिर्द जमा थे। आफाफ ने एक एक पर निगाह डाली और फिर बोलना शुरू किया। मिस्टर खान, अकाउंट्स में संगीन बेज़ब्तियाँ हैं। दर्जनों नाम नहाद फलाही अदारों के नाम पर खदी रकूम खर्च की गई है, जबकि इन अदारों का सिरे से कोई वजूद ही नहीं। कंपनी मुसलसल नुकसान में जा रही है। वो लम्हा भर रुका, फिर सख्त लहजे में बोला। खान इंडस्ट्री जिसे फरखंदा में हमने अपनी ज़िंदगी की मेहनत से खड़ा किया था, आप लोगों ने दीमक की तरह उसकी बुनियादें खोखली कर दी है। फरहान खान और जवाद की हालत ऐसी होगी जैसे उन्हें सांप सूंघ गया हो। तो तुम हम पर इल्ज़ाम लगा रहे हो? फरहान खान गुस्से से बोला। मैं इल्ज़ाम नहीं लगा रहा, आफाफ ने पुरसकून मगर जहरीली आवाज़ में कहा। मुझे पूरा यकीन है कि ये सब जानबूझकर किया गया है। अब से जो मैं कहूँगा वही होगा। जो मेरे खिलाफ किया, उसका इस घर में, इस कंपनी, दोनों से खर्च पानी बंद हो जाएगा। बाप बेटा बेबसी से एक दूसरे को देखते रह गए। आफाफ ने बात समेटते हुए कहा। खैर डिनर कीजिए, और कल जो पार्टी है उसका एंट्री कार्ड मेरे लिए भी मंगवा दीजिएगा। डील फाइनल करने से पहले मैं खुद इन लोगों से मिलना चाहता हूँ। फरहान और जवाद के पास कुड़ने के सिवा कोई चारा न था। आफाफ के उठकर जाते ही फरहान खान ने गुस्से में चम्मच जोर से जमीन पर दे मारा। बाबा अब क्या होगा? जवाद घबराहट में बोला। इन लोगों की हरकतें देखकर तो आफाफ डील फाइनल ही नहीं करेगा, और जो प्रॉफिट हमें मिलना था वो भी हाथ से जा रहा है। फरहान खान ने थके हुए हाथों से माथा मसला। फरखंदा वो औरत जिंदगी भर अपनी जायदाद पर नागन बनकर बैठी रही, और मरकर उसे भी बड़ा नाक छोड़ गई। उसकी आवाज़ में जहर घुला हुआ था। जिस शख्स ने एक ही दिन में कंपनी का पूरा हाल जान लिया, अगर उसे ये भी मालूम हो गया कि हमने हानिया से कितने ब्लैंक चेक साइन करवा कर अपनी तिजोरियां भरी हैं, तो वो हमें जिंदा नहीं छोड़ेगा। यह सुनकर जवाद भी बेबसी से सर पकड़ कर बैठ गया।
کمرے میں خوف کی گھٹن پھیل گئی۔ دوسری طرف آفاق جب کمرے میں داخل ہوا تو ہانیہ نوٹس پھیلائے پوری توجہ کے ساتھ سر کھپائے بیٹھی تھی۔ وہ کچھ لمحے خاموشی سے اسے دیکھتا رہا، پھر آہستہ سے اس کے قریب آیا۔ اس نے نرمی سے پوچھا، "اینی پرابلم ہنی؟" "جی ہاں، یہ اکاؤنٹس میرا دماغ کھا جاتی ہے"، وہ جھنجھلا کر بولی۔ عفاف کے لبوں پر ہلکی سی مسکراہٹ آ گئی۔ "یہ کون سی نئی بات ہے؟ پہلے میتھ سیٹ دکھاتا تھا، اب اکاؤنٹس"، اس نے ہنستے ہوئے کہا۔ وہ تھکی ہوئی آواز میں بولی، "دل چاہتا ہے سب چھوڑ دوں اور"۔ "نہیں، چھوڑنے کی کوئی ضرورت نہیں"، عفاف فوراً اس کی بات کاٹ دی۔ "تمہاری ماما کا ہمیشہ یہی خواب تھا کہ تم یہ پڑھو اور ان کا بزنس سنبھالو، اس لیے تو چھوڑ نہیں پاتی"، ہانیہ نے آہستہ سے کہا۔ لاؤ میں سمجھا دیتا ہوں"، عفاف نے کہا۔ ہانیہ نے کاپی اس کے ہاتھ میں تھما دی۔ وہ چند لمحے خاموشی سے حساب لگاتا رہا، پھر قلم رکھ کر بولا، "لو ہو گیا"۔ "او گاڈ، یہ تو اتنا ایزی تھا"، ہانیہ کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ "ہاں، بہت ایزی تھا"، عفاف نے نرمی سے کہا۔ "بس مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ بعض اوقات جو چیزیں بالکل قریب ہوتی ہیں ہمیں وہی نظر نہیں آتی۔ خود میں ہی گم مت رہا کرو، ارد گرد بھی دیکھا کرو کہ کیا ہو رہا ہے اور کیا نہیں"۔ ہانیہ نے اس بات میں سر ہلایا اور اس کے چہرے پر ایک ہلکا سا اطمینان اتر آیا۔ اگلے دن عفاف پارٹی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلے تو لان میں فرحان خان، جواد اور ہانیہ پہلے سے ہی موجود تھے۔ عفاف کی نظر جیسے ہی ہانیہ پر پڑی وہ چونک کر رک گیا۔ ہانیہ سیاہ رنگ کی لانگ فراک میں ملبوس تھی، جس کا پچھلا گلا قدرے گہرا تھا۔ دوپٹہ اس کے پیچھے سے گھما کر بازو میں ڈال رکھا تھا۔ اس کا انداز سادہ ہونے کے باوجود نمایاں لگ رہا تھا۔ عفاف کے ماتھے پر ناگواری سے بل آ گئے۔ "تم کہاں جا رہی ہو؟" اس نے سرد لہجے میں پوچھا۔ "یہ بھی پارٹی میں جا رہی ہے؟" جواد نے فوراً لقمہ دیا۔ "کیوں، اس کا وہاں کیا کام ہے؟" عفاف تلخی سے بولا۔ ہانیہ نے ہمت کر کے جواب دیا، "گھر کی دونوں میٹس آج چھٹی پر ہیں، اس لیے بابا کے ساتھ جانا ہے"۔ یہ سن کر عفاف کے کھنچے ہوئے اعصاب کچھ ڈھیلے پڑ گئے۔ اس نے ہلکی سی ہنکار بھری۔ "تم دونوں جاؤ، ہانیہ میرے ساتھ جائے گی"۔ "نہیں، میں بابا کے ساتھ ہی جاؤں گی"، ہانیہ نے فوراً کہا۔ عفاف نے اسے گھور کر دیکھا۔ "میں تمہارا شوہر ہوں اور سب کو یہ بات معلوم ہے، الگ الگ جا کر تماشا بنوانا چاہتی ہوں"۔ ہانیہ نے بے بسی سے اس کی طرف دیکھا، پھر خاموشی سے اس کے ساتھ چل پڑی۔ پارٹی میں عفاف مہمانوں سے مل رہا تھا، کاروباری گفتگو میں مصروف تھا، مگر وقفے وقفے سے اس کی نظر کچھ فاصلے پر بیٹھی ہانیہ کی طرف ضرور جاتی۔ اسی دوران میزبان سفیان یوسف ہانیہ کے قریب آیا۔ "کیا آپ میرے ساتھ ڈانس کریں گی؟" اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ "جی نہیں معذرت"، ہانیہ نے فوراً انکار کیا۔ سفیان کے چہرے پر ناگواری کی لہر دوڑ گئی۔ جواد فوراً ہانیہ کے قریب آیا اور دھیمی آواز میں بولا، "یہ ہمارے ہونے والے بزنس پارٹنر ہیں، ناراض ہوگے تو نقصان ہوگا"۔ عفاف خان کو جانتی ہو، ذرا سا بھی خسارہ برداشت نہیں کرتا، اور ویسے بھی ڈانس ہی تو ہے۔ ہانیہ نے لب دانتوں تلے دبا لیے۔ دل پر پتھر رکھ کر وہ سفیان کے ساتھ ڈانس فلور کی طرف بڑھ گئی۔ یہ منظر دیکھ کر عفاف پھر آگے تن گئی۔ وہ غصے میں تیزی سے جواد کی طرف بڑھا۔ "تمہارا دماغ خراب ہے؟ اپنی بہن کو ایک بدتمیز آدمی کے ساتھ ڈانس کے لیے کیسے بھیج سکتے ہو؟ وہ خود گئی ہے"، جواد نے مکاری سے جھوٹ بولا۔ عفاف نے دانت کھینچ لیے مگر کچھ نہ کہا۔ ڈانس فلور پر سفیان نے ہانیہ کی کمر کو حد سے زیادہ مضبوطی سے تھام لیا۔ رقص کے دوران وہ اس کے کندھے پر جھکا اور پھر جان بوجھ کر اس کی پیٹھ پر ہاتھ پھیرنے لگا۔ عفاف کا صبر جواب دے گیا۔ وہ غصے سے ڈانس فلور کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک قدم ٹھٹک گئے۔ ہانیہ نے خود کو سفیان سے چھڑایا اور اگلے ہی لمحے ایک زوردار تھپڑ اس کے منہ پر جڑ دیا۔ محفل میں سناٹا چھا گیا۔ فرحان خان تیزی سے آگے بڑھے۔ "ہانیہ، یہ تم نے کیا بے وقوفی کی"، وہ غصے سے چلائے۔ اسی لمحے عفاف بھی وہاں پہنچ چکا تھا۔ ہانیہ نے سہمی ہوئی نظروں سے اس کی طرف دیکھا۔ عفاف نے اس کا بازو تھام کر اسے اپنے قریب کر لیا۔ ہانیہ نے سر جھکا لیا، اس کے دل میں بس ایک ہی خیال گونج رہا تھا، اب یہاں سب کے سامنے اس کی تذلیل ہونے والی ہے۔ عفاف کی آواز فضا میں گونجی مگر لہجہ غیر متوقع تھا۔ "ہانیہ، تمہیں اندازہ بھی ہے کہ تم نے کتنی بڑی غلطی نہیں بلکہ کتنی بڑی ہمت دکھائی ہے"۔ ہانیہ نے صرف ایک تھپڑ مارا اور یہ کافی تھا، حالانکہ سفیان یوسف دراصل کئی تھپڑوں کا مستحق تھا۔ عفاف کی بات نے ہانیہ کو جھٹکے سے اپنی سوچ پر مجبور کر دیا۔ وہ سر اٹھا کر اسے گھورنے لگی۔ عفاف نے بغیر کسی توقف کے سفیان کا گریبان پکڑا
और 2-3 थप्पड़ उसके चेहरे पर लगा दिए। फिर फ़ौरन हानिया का हाथ थाम कर उसे बाहर ले गया। तुम मेरे साथ कोई डील नहीं कर सकोगे। देखता हूँ अपनी कंपनी कैसे बचाते हो। सुफियान चिल्लाकर बोला। कैंसिल करना? मैं खुद कैंसिल कर दूंगा। आफाफ ने तेज लहजे में जवाब दिया और एक और थप्पड़ सुफियान के मुंह पर दे मारा। फिर हानिया का हाथ मजबूती से पकड़कर वो बाहर निकल गया। घर पहुंचते ही आफाफ ने गाड़ी गैराज में पार्क की और हानिया अपनी साइड का दरवाज़ा खोलकर फौरन अंदर भागी। वो सीढ़ियां दौड़ती हुई अपने रूम में पहुंची और बेड पर औंधे मुंह गिरकर फूट फूट कर रोने लगी। आफाफ पीछे पीछे रूम में आया और हानिया को बेड पर रोता देखकर दिल में कुछ नरम सा महसूस हुआ। वो धीरे धीरे उसके पास जाकर बैठ गया। हनी बस करो यार, सब ठीक हो जाएगा, उसने हानिया के सर पर हाथ फेरते हुए कहा। हानिया झटके से उठी और आफाफ के गले लगकर और जोर से रोने लगी। आफाफ तो उसके इस रद्द अमल पर हैरान रह गया। उसने अपना एक बाजू हानिया की कमर के गिर्द लपेट लिया और दूसरे हाथ से उसका सर हौले से थपथपाने लगा। थोड़ी देर बाद वो बोले। हौले से हानिया को लटाकर नीम दराज हो गया। आफाफ की उंगलियां नर्म से उसके बालों में घुस रही थीं और कुछ ही देर में हानिया सुकून से सो गई। आफाफ ने अपना बाजू उसके गर्दन से हटाकर सीधा होकर बैठ गया। साइड टेबल पर पड़ी फरखंदा खान की तस्वीर उठाते हुए उसने दिल में वादा किया। इंशाल्लाह फरखंदा मैम, आपका दिया हुआ वादा पूरा करूंगा। आपकी हनी की हर पल हिफाजत करूंगा और बहुत जल्द आपके कातिल को सजा दिलवाऊंगा। यादों की एक धुंधली सी तस्वीर उसके सामने आई। आफाफ महज 12 साल का था और उसका छोटा भाई अदील सिर्फ 5 साल का। वालिद एक अलमनाक एक्सीडेंट में वफात पा चुके थे और चाचा और ताया ने जुल्म के पहाड़ तोड़ दिए थे। वो दोनों बच्चा भूख और गैर गुर्बत में रहते और जालिमों ने उनके घर पर कब्जा जमा लिया था। उन्हें बस एक स्टोर रूम दे दिया गया था। रोजाना की रोटी के लिए तरसते, मगर जालिमों के दिल में जरा भी तरस ना था। एक दिन अदील के भूख से तड़पने की वजह से अफाफ बाहर नौकरी की तलाश करने निकला। चलते चलते वो एक फूड पॉइंट पर पहुंच गया। वहां बर्गर बनाते हुए वो आंखों में हसरत लिए साहब से बोला। ओए काके, अगर मैं आपके बर्तन धो दूं तो मुझे 2 बर्गर दे दोगे? मेरे घर में मेरी माँ और भाई भूखे हैं। बाबू ने हैरान होकर उसे गौर से देखा, फिर मुस्कुरा कर 2 बर्गर उसके हाथ में दे दिए। जा काके, मौज कर। बाबू भाई ने सर पर हाथ रखते हुए बर्गर उसकी तरफ बढ़ाया, मगर अफाफ ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। अरे काके, क्या हुआ? पकड़ क्यों नहीं रहा? बाबू भाई ने हैरत से पूछा। नहीं बाबू भाई, मैं ऐसे नहीं लूंगा। माँ कहती है कि मेहनत से कमा कर ही खाना चाहिए, मांग कर नहीं, आफाफ ने आहिस्ता से कहा। बाबू भाई ने मुस्कुराते हुए कहा। वाह काके, तू तो बड़ा खुददार निकला। चल आज ले जा और कल फिर काम पे आ जाना, मैं उसी से पैसे काट दूंगा। आफाफ खुशी से बरगद थाम कर घर पहुंचा। माँ ने उसकी बातें सुनकर अपनी आंखें नम कर ली और अपने लाडले के कंधे पर सर रख कर रोने लगी। उस दिन से आफाफ वक्त से पहले बड़ा हो गया था। वो अपनी माँ का जिम्मेदार बेटा और अपने छोटे भाई अदील के लिए एक वालिद के बराबर था। शाम को वो बाबू भाई के बर्गर पॉइंट पर काम करता, दिन में पढ़ाई करता और अदील को भी पढ़ाता। जब उसका मैट्रिक का रिजल्ट आया, आफाफ खुशी से सड़क पर दौड़ता हुआ बाबू भाई को पुकारता आ रहा था। बाबू भाई, मैंने मैट्रिक में टॉप किया है, उसने जोश से कहा। दूर से उसके चेहरे की खुशी देखकर फरखंदा बेगम जो फल खरीद रही थी दिलचस्पी से नजदीक आई। लाओ, मुझे भी दिखाओ, उन्होंने नरम लहजे में कहा। आफाफ थोड़ा झिझक झिझक कर अखबार उनके हवाले कर दिया। जबरदस्त, गॉड ब्लेस यू, फरखंदा बेगम ने कहा और 5,000 का नोट उसकी तरफ बढ़ाया। नहीं मैडम, ये नहीं लूंगा, हम किसी से बिला वजह पैसे नहीं लेते। आफाफ ने जल्दी से इनकार किया और बाबू भाई के साथ काम पर वापस चला गया। मैडम, ये लड़का पिछले 2 साल से मेरे साथ काम कर रहा है, अपनी मेहनत से कभी ज्यादा नहीं लेता, टिप्स तक नहीं लेता, बहुत खुददार है, बाबू भाई ने बताते हुए कहा। फरहंदा बेगम के दिल में अफाफ के लिए हमदर्दी और इज्जत बढ़ गई। फिर वो बेटी हानिया के लिए ट्यूटर की तलाश में मदद करने लगी। अफाफ ने हानिया को पढ़ाना शुरू किया और मैडम ने उससे मज़ीद ट्यूशन्स दिलवाई। अदील के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला और तालीम का इंतज़ाम भी किया गया। बीएस मुकम्मल करने के बाद फरखंदा बेगम ने उससे पार्ट टाइम ऑफिस जॉब दी और कंपनी की जानिब से एक फ्लैट भी दिया। वक्त के साथ अफाफ ने अपनी
सेविंग से अपने चाचा और ताया के कब्जे वाले घर को वापस लेने का मंसूबा बनाया। एमबीए मुकम्मल करने के बाद वो दोबारा अपने पुराने मोहल्ले आया और पता चला कि चाचा और ताया बदतरीन हालात में जी रहे हैं। चाचा की इकलौती बेटी ने भागकर शादी की थी और उसकी बेदर्दी से कत्ल कर दी गई। ये सब देखकर अफाफ के दिल में अज़म और इंतकाम का बीज मजबूत हो गया। उसने ठान लिया कि अपने खानदान का हक वापस लेकर और जुल्म करने वालों को सजा देगा। ताया का बड़ा बेटा तो चला गया था और छोटा बेटा नशे की लत में डूबा हुआ था। उसने अपने बाप पर इतना कर्ज चढ़ा दिया कि वो घर बेचने पर मजबूर हो गए। घर के हालात बदतरीन हो चुके थे और कोई उनके हालात के बारे में नहीं जानता था। आफाफ ने मालिक मकान से बात की और ये घर दोबारा खरीद लिया। फिर वो बुशरा बेगम और अदील के साथ इसी घर में वापस आ गया, जो कभी उसके बाप का अपना घर हुआ करता था। हानिया अब अपनी मैट्रिक का इम्तिहान पास कर चुकी थी। वो हर बात आफाफ से शेयर करती और वक्त गुजरते गुजरते बेख्तियार उसके करीब होकर मोहब्बत करने लगी थी। अपनी 15वीं सालगिरह पर जब उसने अपनी मोहब्बत का इजहार किया तो आफाफ ने उसे हैरत और संजीदगी से देखा। ये क्या बेहूदगी है हनी, जाओ यहाँ से, फरखंदा बेगम ने सख्त लहजे में कहा। प्लीज़ मामा, मैं उनसे बहुत मोहब्बत करती हूँ, उनके बगैर नहीं रह सकती। हानिया ने आंखों में आंसू लिए कहा। आफाफ ने उसे देखते हुए मुट्ठियों को जोर से भींच कर कहा, जो आज सबके सामने उसका तमाशा बना रही थी। फरखंदा बेगम के शौहर फरहान, जो हानिया के सौतेले बाप भी थे, उसने सख्त लहजे में कहा, ये शख्स गलत नहीं है, ये सब तुम्हारी सोच का नतीजा है। लेकिन आफाफ, ऐसा नहीं है जैसा तुम सोच रही हो, फरखंदा बेगम ने सर्द लहजे में कहा। आफाफ को तुम सही समझो हनी, तुम लाहौर कॉलेज में उसके एडमिशन की सारी फॉर्मेलिटी पूरी कर दो। अगले हफ्ते ही वो लाहौर जाएगी और हॉस्टल में रहेगी, यही तुम्हारे लिए बेहतर है। हानिया रोती हुई कमरे में चली गई। अगले दिन वो लॉन में तन्हा बैठी रोती रही कि फरहान उसके पास आए। बेटा, मैं जानता हूँ तुम बहुत दुखी हो। मैं तुम्हारा सगा बाप नहीं, लेकिन तुम्हारा गम और मेरा गम एक ही है। मैंने तुम्हारी माँ से मोहब्बत की, मगर उसने कभी मेरी इज्जत नहीं की। और देखो, इस नौजवान की मोहब्बत में वो खुद बुरी तरह डूब चुकी है, फरहान ने नरम लहजे में कहा। हानिया ने बेयकीनी से उसे देखा। ये आप क्या कह रही हैं? ऐसा नहीं हो सकता, मेरी माँ पर इल्ज़ाम लगा रही है, उसने गुस्से से कहा। फरहान ने मोबाइल निकाला और वीडियो चलाई, जिसमें मैडम फरखंदा सोफे पर लेटी हुई थी और आफाफ उनके ऊपर झुका हुआ था। हानिया की आंखें फटी की फटी रह गई। वह समझ ही ना पाई कि हकीकत क्या है। यह सब फरहान की साजिश थी। कुछ दिन पहले फरखंदा बेगम की तबीयत खराब होने की वजह से आफाफ ने उन्हें कुर्सी से उठाकर सोफे पर सहारा दिया था और वीडियो को एडिट करके गलत दिखाया गया था। हानिया फटी फटी निगाहों से ये सब देखती रही और फिर रोती हुई वहां से चली गई। फरहान का मकसद माँ और बेटी को आमने सामने लाना फेल हो गया। हानिया उस वाक़े के बाद गुमसुम हो गई और इसी दिन चुपचाप ड्राइवर के साथ लाहौर का सफ़र तय कर गई। महीनों तक वो घर वापस नहीं आई। जब ये बात फरखंदा बेगम को मालूम हुई तो वो मुकम्मल तौर पर टूट गई थी। फरखंदा बेगम की तबीयत अचानक ख़राब हुई तो हानिया घबराकर फ़ौरन आफाफ को फ़ोन करने लगी। आफाफ जैसे ही पहुंचा, उन्हें शदीद दिल का दौरा पड़ चुका था और वह जल्दी से हॉस्पिटल पहुंचाने गई। महीनों की दूरी के बावजूद हानिया अपनी माँ के करीब थी और माँ की हालत देखकर फ़ौरन उनके पास दौड़ आई। जब फरखंदा बेगम ने होश संभाला तो अपनी लाडली बेटी को अपने सौतेले बाप की साजिशों के दायरे में देखकर दिली तशवीश हुई। फिर उसने सिर झुकाया और आफाफ को देखा, जो उनके लिए बेटे की तरह अजीज था, मगर जिसे वो बेटी का आशिक बना बैठे थे। दिमाग में एक लम्हे के लिए सब कुछ क्लिक सा हुआ। वो फौरन उन्होंने अपने वकील को बुलाया। निकाह ख्वाह को भी साथ बुलाया गया और हानिया आफाफ का निकाह फरखंदा बेगम की मुकम्मल रजामंदी से अंजाम पा गया। वकील ने फरखंदा बेगम की वसीयत के मुताबिक आफाफ को हानिया का कानूनी केयर टेकर बनाते हुए जायदाद में 50% एक शेयर मालिक बना दिया। अगली सुबह फरखंदा बेगम इस दुनिया से रुखसत होगी। आफाफ ने महसूस किया जैसे उसके सर से एक भारी बोझ हट गया हो। कफन दफन के बाद फरहान खान ने झूठे इल्जामात लगाकर हानिया को इस्तेमाल करने की कोशिश की और आफाफ पर फरखंदा बेगम के कत्ल का इल्ज़ाम लगा दिया। आफाफ 6 माह जेल में रहा, मगर उसके खिलाफ कोई सबूत नहीं मिला। इस दौरान फरहान खान ने जाली कागजात तैयार करवाकर हानिया को मुल्क से बाहर भेज दिया। जब आफाफ जेल से बाहर आया तो हर चीज़ बदल चुकी थी। उसने सिकंदर इंडस्ट्री में काम शुरू किया और 3 सालों में अपना नाम बनाया। हानिया अब 20 साल की हो चुकी थी और अचानक जब उसके इल्म में आया कि वो वापस आ गई है तो आफाफ ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है
کہ فرحان خان اور جواد خان کو ان کے کیے کی سزا دی جائے۔ اس نے پچھلے 3 سالوں میں ان کے خلاف تمام ثبوت اکٹھے کر لیے تھے، مگر وہ چاہتا تھا کہ ہانیہ سب کچھ خود بھی دیکھے تاکہ اس کے دل میں ہر غلط فہمی دور ہو جائے۔ اذان کی آواز کے ساتھ عفاف اپنے ماضی سے حال میں واپس آیا۔ نماز ادا کرنے کے لیے اپنے سر پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا اور فرائض کی طرف بڑھ گیا۔ چند دنوں بعد ہانیہ کا رویہ عفاف کے ساتھ کافی نارمل ہو گیا۔ آج وہ اسے باہر گھمانے لے کر آیا تھا۔ ہانیہ کی آنکھ کھلی تو دیکھا کہ عفاف مرر کے سامنے کھڑا بال بنا رہا تھا۔ رات کا سارا سین اس کے ذہن میں آیا، جب 3 برس بعد وہ عفاف کے سینے سے لگی خود کو محفوظ محسوس کر رہی تھی۔ یہ احساس اس کے لیے عجیب سا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ وہ اس سے نفرت کیوں کر نہیں کر پا رہی۔ عفاف نے اسے مرر سے مسلسل ٹکٹکی باندھتے ہوئے دیکھتا اور مسکرایا۔ کیا بات ہے وائفی؟ زیادہ ہینڈسم لگ رہا ہوں کیا جو ایسے دیکھ رہی ہو؟ اس نے ہنستے ہوئے پوچھا۔ ہانیہ ہڑبڑا کر جلدی سے رخ موڑ گئی، مگر دل کے اندر ایک عجیب سا سکون محسوس ہوا۔ ہانیہ نے اپنے ہاتھ کو ماتھے پر رکھا اور دل ہی دل میں کہا، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ سنبھالو اپنا دل۔ عفاف خان کے بنے ہوئے جال کو توڑ کر اپنے گرد اپنا جال بچھانا ہے۔ پھر اس نے چہرے پر ہاتھ پھیر کر اپنی آنکھوں کو جھکایا اور خاموشی سے اٹھ کر باہر نکل گئی۔ عفاف فریش ہو کر باہر آیا تو ہانیہ کمرے میں موجود نہیں تھی۔ وہ اسے ڈھونڈتا ہوا لان کی طرف بڑھا اور وہاں اسے جھولے میں بیٹھا دیکھ کر تھوڑا حیران رہ گیا۔ ہانیہ کافی کا مگ ہاتھ میں لیے خاموشی سے بیٹھ رہی تھی۔ عفاف اس کے پاس جا کر بیٹھ گیا اور اس کا مگ پکڑ کر خود ایک گھونٹ پی لیا۔ ہانیہ ہکا بکا اس سے دیکھ رہی تھی، پھر اس کے چہرے پر جراہٹ آ گئی۔ وہ جلدی سے اٹھ کر جانے لگی تو عفاف نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ ہانیہ ایک جھٹکے سے رکی اور خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھ گئی۔ عفاف نے اسے دیکھا اور گھونٹ گھونٹ کافی پیتے ہوئے کہا، چلو جلدی سے تیار ہو جاؤ، پھر مما کی طرف چلیں گے۔ اس نے ہانیہ کے رخسار پر ہلکی سی چٹکی بھی لگائی۔ ہانیہ خاموشی سے تیار ہونے لگی اور عفاف دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، ہنی میں تمہارے دل سے ہر شک کو بدگمانی مٹا دوں گا۔ پھر اس کے چہرے پر ایک پرسکون اور دلکش مسکراہٹ ٹھہر گئی۔ ہانیہ تیار ہو کر آئینے کے سامنے کھڑی ہوئی اور خود پر ایک نظر ڈالی۔ اس نے سرسبز رنگ کی پاؤں تک فراک پہنی ہوئی تھی، بال کھلے چھوڑے تھے اور شانوں پر دوپٹہ اوڑا تھا۔ عفاف اندر آیا تو چند لمحوں کے لیے ٹھٹک کر رک گیا، پھر مسکرا کر قریب آیا اور بولا، واؤ ماشاء اللہ۔ جب وہ عفاف کے گھر پہنچے تو بشریٰ ان دونوں کو ساتھ دیکھ کر خوش ہو گئی۔ عفاف بشریٰ کے ساتھ تخت پر بیٹھ گیا اور ہانیہ سامنے کرسی پر خاموشی سے بیٹھی رہی، لیکن ان کی آنکھوں میں ایک نرمی اور سکون تھا جو لمحے کو اور بھی دلکش بنا رہا تھا۔ بشریٰ بیگم ہانیہ سے ہلکی پھلکی باتیں کر رہی تھی اور کچھ نہ کچھ کھانے کے لیے پیش کر رہی تھی۔ ہانیہ ان کی محبت اور توجہ میں جیسے کھو جاتی گئی۔ واپسی کے وقت وہ بالکل خاموش اور گمسم سی ہو گئی تھی۔ عفاف گاڑی چلاتے ہوئے اس کی طرف مسلسل دیکھ رہا تھا۔ ہنی کیا بات ہے، اتنی چپ کیوں ہو؟ عفاف نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ ہانیہ کی آنکھیں جھلک آئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عفاف نے فوراً گاڑی ایک طرف کھڑی کی، سیٹ بیلٹ کھول کر باہر نکلا اور ہانیہ کے چہرے کو اپنے ہاتھوں میں تھا لیا۔ ہنی میری جان کیا ہوا ہے؟ وہ محبت بھرے لہجے میں بولا۔ ہانیہ خاموشی سے اس کے سینے سے چمٹ گئی، روتے ہوئے اپنا دل خالی کر رہی تھی۔ عفاف نے اسے اپنے بازو میں مضبوطی سے سمٹا اور چند لمحوں بعد اس کے آنسو تھمنے لگے، پھر وہ آہستہ آہستہ اس سے دور ہوئی اور دونوں گھر کے لیے روانہ ہو گئے۔ گھر پہنچ کر عفاف نے کپڑے بدل کر بیڈ پر بیٹھ کر آفس کا کام شروع کر دیا۔ ہانیہ بھی ڈریسنگ کے سامنے کھڑی ہوگی، اپنے گلو بند کو کھولنے لگی۔ عفاف کب سے اسے یہ کوشش کرتے دیکھ رہا تھا۔ آخر کار وہ اٹھ کر اس کے پیچھے کھڑا ہو گیا۔ کیا میں ٹرائی کروں؟ عفاف نے پوچھا۔ جی، ہانیہ نے ہلکے سر ہلا کر جواب دیا۔ عفاف نے گلو بند کھولنا چاہا مگر زپ میں پھنس گیا۔ توڑنا پڑے گا۔ اس نے دانتوں سے ہلکا سا کھینچا اور زپ کے ساتھ اس کا موتیوں کا گلو بند بھی ٹوٹ گیا۔ ہانیہ کی آنکھیں موتیوں کی چمک پر پھٹی کی پھٹی رہ گئی۔ او گاڈ، میرا فیوریٹ گلو بند! وہ نیچے لہو نم لہجے میں بولی۔ سوری یار، وہ ٹوٹ کر ہی اترنا تھا۔ عفاف نے ہنستے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے یہ میں پیرس سے لائی تھی؟ ہانیہ نے جھنجھلا کر کہا، ارے پاکستان میں ایسے اور بھی مل جاتے ہیں۔ عفاف نے پرسکون لہجے میں جواب دیا، کوئی نہیں ملتے۔ ہانیہ نے آنکھیں پھیلا کر کہا، کل ہم شاپنگ پر چلیں گے، جو پسند آئے لے لینا۔ عفان نے کہا، شاپنگ اور وہ بھی آپ کے ساتھ؟ ہانیہ نے حیرانگی سے پوچھا، کیوں نہیں، میں بھی شاپنگ کے لیے آ سکتا ہوں۔ عفاف نے چھوٹا سا مسکرا کر جواب دیا،
हानिया ने थोड़ी हिचकिचाहट के बाद सर हिला दिया। आफाफ उसके पास आकर उसकी कमर में हाथ डालकर खुद को करीब कर गया। मैं तो वो कर रहा हूँ जो तुम्हें पसंद है, उसने नरमी से कहा और हानिया के रुखसार से अपना रुखसार मस किया। हानिया के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसका चेहरा सुर्ख हो गया। आफाफ ने उसकी घबराहट महसूस करके उसे हौले से छोड़ दिया। वो जल्दी से कपड़े उठाकर वॉशरूम में गई और शॉवर के नीचे खड़ी होकर अपने आंसू पानी के साथ बहने लगी। कुछ देर बाद हानिया हल्की हुई और वॉशरूम से बाहर निकली, मगर आफाफ पहले से ही कमरे से जा चुका था। वो थकी हुई बेड पर सो गई। चंद दिनों में वो दोनों एक दूसरे के काफी करीब आ गए थे। कभी हानिया को घुमाने ले जाती और कभी शॉपिंग के लिए, लेकिन हानिया के दिल में एक छुपी हुई फिक्र थी जिसे वो खुद भी समझ नहीं पा रही थी। आज हानिया जल्दी घर पहुंची तो चलती हुई पास आ गई थी। अफाफ, उसने नर्म अंदाज में पुकारा। जी जान हनी, अफाफ ने सर उठाकर कहा। कल रात मेरी दोस्त की शादी है, मैं जाऊं तो? हानिया ने जल्दी से पूछा। अफाफ ने नजरें उठाकर उसे देखा, फिर उठकर उसके पास आकर हाथ थाम लिया और हल्का सा चूम लिया। बिल्कुल जाओ, और अगर किसी चीज़ की ज़रूरत हो तो मुझे बताना, उसने मुस्कुराते हुए कहा। हानिया ने दिल की धड़कन को काबू में रखते हुए हाथ छुड़ाया और जल्दी से बाहर निकल आई। अफाफ आज ऑफिस से काफ़ी लेट आया था। कमरे में आकर वो थककर सोफे पर बैठ गया। टाई की नॉट ढीली करके सोफे की फर्श पर सर टकाकर आंखें मौन ली। हानिया जब ड्रेसिंग रूम से बाहर निकली तो उसे अफाफ सोफे पर देखकर हैरानगी हुई। आपकी तबीयत ठीक है? उसने नरमी से पूछा। हाँ, बस थोड़ा सर दर्द है, अफाफ ने सर मसलते हुए जवाब दिया। चाय बना दूं? हानिया ने हिचकिचाते हुए पूछा। हाँ, लेकिन पहले मेरा सर दबाओ, उसने हौले से कहा। हानिया उसके पास बैठ गई और उसका आराम से सर दबाने लगी। चूड़ियों की हल्की हल्की खनक रही थी। अफाफ ने उसका हाथ थाम लिया और चौंक कर आंखें खोली तो हानिया को देखा। वो बिल्कुल निखरी हुई थी। उसने ब्लैक साड़ी पहनी हुई थी, बालों का खूबसूरत जोड़ा बनाया हुआ था और रेड लिपस्टिक उसके गोरे रंग पर जच रही थी। अफाफ का दिल चाह रुक गया। माशाल्लाह, बहुत खूबसूरत लग रही हो, उसने हौले से उसके गाल को छू कर कहा। हानिया ने उसकी आंखों में एक मकनातीसी चमक देखी और शर्म से जल्दी से नजरें फेर ली। वो उठकर जाने लगी, लेकिन अफाफ ने उसका हाथ थाम लिया और उसे दोबारा बिठा लिया। लेट हो रही हो? अफाफ ने नरम अंदाज में पूछा। हानिया की आंखें घबराकर उसकी तरफ उठी। जाना जरूरी है क्या? अफाफ ने उसके रुखसार को हल्के से छूते हुए पूछा। हानिया को लगा जैसे उसके रुखसार पे कोई जलता अंगारा रख दिया गया हो। वो हल्की सी पीछे हटी। अफाफ ने कदम बढ़ाया, लेकिन हानिया अपने पीछे हट गई और ड्रेसिंग टेबल की तरफ बढ़ गई। अफाफ ने ड्रेसिंग के दोनों अतराफ हाथ रखकर उसका रास्ता रोक लिया। तुम कह रही हो कोई होश में नहीं हो, लेकिन इस हुस्न के सामने खुद ही मदहोश हो रही हो, और मैं ये सब देखकर बेख्तियार घायल महसूस कर रहा हूँ, अफान ने मसूर कुन अंदाज में कहा। हानिया की गर्म सांस उसके चेहरे पर पड़ी और वह लरस गई। प्लीज अफाफ, उसने हिकला कर कहा। अफाफ ने उसे मजीद परेशान नहीं किया और जाने का रास्ता दिया। हानिया जल्दी से बाहर निकलने लगी, लेकिन अफाफ ने उसका बाजू थाम लिया और पीछे से उसे अपने बाजू में महफूज कर लिया। मैं अपने और तुम्हारे रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहता हूँ, जल्दी वापस आना, मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, उसने कान के करीब सर हल्का सा झुकाकर सरगोशी की। हानिया ने उसकी बात सुनकर दिल की धड़कन को महसूस की और आंखें नमी से भर आईं। प्लीज अफाफ, मुझे जाने देना, हानिया ने इल्तिजाई निगाहों से उसे देखा। अफाफ ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसका हाथ छोड़ दिया। हानिया एक लम्हा भी जाया किए बगैर तेजी से बाहर निकल गई। मैं उनके साथ रहना नहीं चाहती तो फिर खुद को उनके सपोर्ट भी क्यों करूं? वो गाड़ी की सीट से टेक लगाए दिल ही दिल में सोचने लगी। मैं खुद को मसीत नहीं तोड़ सकती। मुझे कुछ करना होगा, कुछ ऐसा जो अफाफ को रोक दे। शादी हाल पहुंचकर भी वो गुमसुम ही रही। हंसती हुई महफिल में उसकी खामोशी किसी नोहे की तरह महसूस हो रही थी। वापसी के पूरे सफर में वो अफाफ की तवज्जो किसी और की तरफ लगाने के मंसूबे बनाती रही। जब गाड़ी पोर्च में रुकी तो वो बोझल कदमों से अंदर दाखिल हुई। हलक शदीद खुश्क हो रहा था। इसके लिए वो सीधी किचन की तरफ बढ़ी। फ्रिज खोलकर उसने पानी की बोतल निकाली और लंबे घूंट भरने लगी। बोतल वापस रखकर जैसे ही वो मुड़ी, अचानक उसकी नज़र फर्श पर बिखरे शीशे के टुकड़े पर पड़ी। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। उसने आहिस्ता से जूते उतार कर एक तरफ रखे, शीशे का टुकड़ा उठाया और बगैर किसी तौकफ के पूरी कुव्वत से अपने पाँव पर दे मारा।
ایک دل خراش چیخ کچن میں گونج اٹھی۔ شدید تکلیف کے بعد اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور وہ لڑکھڑاتے ہوئے زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ عفاف آفس کا کام مکمل کر کے لیپ ٹاپ بند کر رہا تھا۔ یہ ہانیہ ابھی تک واپس نہیں آئی، اس نے خود سے بڑبڑاتے ہوئے کہا اور باہر کی طرف بڑھا۔ ابھی وہ سیڑھیاں اتر ہی رہا تھا کہ ہانیہ کی چیخ سن کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ ہانیہ! وہ دوڑتا ہوا کچن کی طرف لپکا۔ اندر کا منظر دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ ہانیہ کے پاؤں سے بہتا ہوا خون فرش پر پھیل چکا تھا۔ وہ فوراً اس کی طرف جھکا اور جلدی سے اپنا دوپٹہ اس کے پاؤں پر رکھ کر دبایا۔ زلیخا! اس نے بلند آواز میں ملازمہ کو پکارا۔ چند ہی لمحوں میں سب نوکر دوڑتے ہوئے آگے۔ خون دیکھ کر سب کے چہرے سرد پڑ گئے۔ خاور کو کہو فوراً گاڑی نکالے اور مجھے کوئی صاف کپڑا دو۔ عفاف کے لہجے میں گھبراہٹ صاف جھلک رہی تھی۔ وہ ہانیہ کو گود میں اٹھا کر تیزی سے گاڑی کی طرف بڑھا۔ ہاسپٹل میں مرہم پٹی کے بعد معلوم ہوا کہ پاؤں میں کئی جگہ شیشے کے ٹکڑے گھس گئے ہیں، مگر سب سے گہرا زخم اوپر کی جانب تھا جہاں ٹانکے لگانے پڑے ہیں۔ عفاف اسے گھر لے آیا، کمرے میں لا کر نرمی سے بستر پر لٹایا، دوائی کھلائی اور اس کے سرہانے بیٹھ کر آہستہ آہستہ اس کا سر دبانے لگا۔ انجیکشن کے اثر سے درد وقتی طور پر کم ہو چکا تھا، اس لیے وہ جلد ہی نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ عفاف خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھتا رہا۔ وہ عجیب طرح سے مرجھایا ہوا لگ رہا تھا۔ آخر کار وہ بھی بیٹھ کے کراؤن سے ٹیک لگا کر آنکھیں موند گیا۔ جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو پاؤں میں درد کی ٹیس اٹھ رہی تھی۔ وہ جیسے ہی ہلکی سی اٹھی، اس کے منہ سے کرہا نکل گئی۔ عفاف فوراً چونک کر اٹھ بیٹھا اور لائٹ آن کر دی۔ کیا ہوا ہنی؟ وہ بے چینی سے بولا۔ مجھے کپڑے چینج کرنے ہیں، اس کی آواز مدھم تھی۔ ٹھیک ہے میں کروا دیتا ہوں، وہ کپڑے لے آیا۔ چلو اٹھو۔ نہیں، زلیخا کو بلا دے، ہانیہ نے فوراً کہا۔ وہ سو رہی ہے، میں ہوں نا؟ عفاف نے نرمی سے کہا۔ نہیں، میں صبح کر لوں گی، اس نے صاف انکار کر دیا۔ عفاف نے ہونٹ بیچ لیے، کچھ کہے بغیر باہر جا کر زلیخا کو بلا بھیجا۔ کپڑے چینج کروانے کے بعد زلیخا چلی گئی تو عفاف دوبارہ اندر آیا۔ کچھ کھاؤ گی؟ اس نے پاس بیٹھ کر پوچھا۔ ہانیہ نے نفی میں سر ہلا کر آنکھیں بند کر لی۔ عفاف اس کے بدلے بدلے رویے پر الجھ گیا۔ صبح جب ہانیہ کی آنکھ کھلی تو گھڑی 9 بجا رہی تھی۔ وہ بمشکل اٹھ کر واش روم گئی، منہ ہاتھ دھویا اور باہر آئی تو دیکھ عفاف ناشتہ لے کر کمرے میں داخل ہو رہا ہے۔ اسے کھڑا دیکھ کر وہ چونک گئی۔ ہنی، تم خود واش روم کیوں گئی؟ وہ فوراً اس کے قریب آ کر اس کے کندھوں کو تھام کر بولا۔ مجھے کسی کے سہارے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود کو اس سے الگ کرتے ہوئے بولی۔ عفاف خاموش رہ گیا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کل رات سے عجیب سا بہیو کر رہی ہو، اس کا لہجہ الجھا ہوا تھا۔ مجھے کچھ نہیں ہوا، بس آپ سے درخواست ہے کہ مجھ سے دور رہا کرے، وہ تب کر بولی۔ میں کیوں دور رہوں؟ وجہ کیا ہے؟ اس بار عفاف کے لہجے میں سختی تھی۔ وجہ جاننا آپ کے لیے ضروری نہیں اور نہ ہی میں بتانے کی پابند ہوں، کیونکہ میں آپ کی غلام نہیں ہوں، بلند آواز میں بولی۔ آواز نیچی رکھو، مجھے یہ لہجہ پسند نہیں ہے، عفاف نے اس کا منہ ہاتھ سے تھام کر کہا۔ ہانیہ کی آنکھوں میں غصہ اور نفرت صاف جھلکنے لگا۔ عفاف ایک لمحے کے لیے ساکت رہ گیا۔ عفاف چند لمحے ہانیہ کو دیکھتا رہا، اس کی آنکھوں میں غصہ نہیں ٹوٹتا ہوا اعتماد تھا۔ اچانک اس نے زور سے ٹیبل کو لات ماری اور ایک لفظ کہے بغیر کمرے سے نکل گیا۔ گاڑی چلاتے ہوئے اس کے دماغ میں صرف ایک ہی خیال گردش کر رہا تھا۔ آج اسے پہلی بار محسوس ہو رہا تھا کہ اس کا دل بند ہو رہا ہے، جیسے کوئی اندر سے نچوڑ رہا ہو۔ وہ کمزور پڑ رہا تھا، ہانیہ کی نفرت اور اس سے بھی بڑھ کر ہانیہ کو کھو دینے کا خوف اس کی اذیت آنکھیں بند کر رہا تھا۔ نہیں، یہ نہیں ہو سکتا، وہ خود سے بڑبڑایا۔ اچانک اس نے گاڑی سائڈ پر روکی اور جھٹکے سے سیدھا ہو بیٹھا۔ اوہ گاڈ، مجھے ہانیہ سے بات کرنی ہوگی، ایک بار اگر میں ثبوت اس کے سامنے رکھ دوں تو وہ ضرور مان جائے گی۔ یہ کہتے ہی اس نے گاڑی موڑی اور پوری رفتار سے واپس گھر کی طرف بڑھا۔ وہ تیزی سے گاڑی سے اترا اور سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر پہنچا۔ جیسے ہی اس کی نظر ہانیہ کے کمرے کی طرف گئی، اس کے قدم رک گئے۔ فرحان خان! وہ ہانیہ کے کمرے میں داخل ہو رہا تھا۔ عفاف کے چہرے کے تاثرات بدتر ہو گئے۔ وہ خاموشی سے دروازے کے قریب جا کر کھڑا ہو گیا۔ آج دیکھتا ہوں تم کتنا گرتے ہو فرحان خان۔ اس کی آواز زہر میں بھجی ہوئی تھی۔ اسی لمحے اندر سے ہانیہ کی آواز ابھری۔ جو الفاظ اس کے کانوں میں پڑے وہ انگاروں کی طرح اس کے وجود میں اتر سے چلے گئے۔ اس کا دل چاہا کہ کاش وہ یہاں آیا ہی نہ ہوتا، یا کاش وہ اس لمحے بہرا ہو جاتا۔ اس کے قدم لرزنے لگے، سانس لینا مشکل ہو گیا۔ وہ بمشکل خود کو سنبھالتا ہوا وہاں سے پلٹا اور باہر آ گیا، یہ جان کر کہ وہ اتنے دنوں سے محبت کا ناٹک کر رہی تھی۔ اس کا وجود جیسے زلزلوں کی زد میں آ گیا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھا اور فل سپیڈ پر شہر کی
सड़कों पर निकल गया। न जाने कितने घंटे वो यूं ही बेमकसद गाड़ी दौड़ाता रहा। आखिरकार उसने इंस्पेक्टर को फ़ोन किया। तमाम सबूत न्यूज़ चैनल को दे दो। सुबह सबसे पहले गिरफ्तारी होनी चाहिए। फ़ोन बंद करते ही उसने गाड़ी खान मेंशन की तरफ मोड़ दी। इधर हानिया बार बार दीवार पर लगी घड़ी को देख रही थी। 12 बज गए हैं, अभी तक क्यों नहीं आए? वो बेचैनी से बुड़बुड़ाई। अचानक गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पर वो चौंक गई और फौरन टेरेस की तरफ भागी। नीचे आफाफ गाड़ी से उतर रहा था। वो बेजल कदमों से अंदर दाखिल हुआ। 10 मिनट बाद कमरे का दरवाज़ा खुला और आफाफ अंदर आया। कहाँ थे आप? हानिया ने सब तोड़ते हुए पूछा। आफाफ ने एक नज़र भी उसकी तरफ न डाली। वो सीधा साइड टेबल पर गिरा, पानी उंडेला और खामोशी से पीने लगा। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हानिया ने आगे बढ़कर उसका बाजू थाम लिया। आफाफ ने उसके गुस्से से भरे चेहरे को देखा, फिर उसका हाथ झटक कर वॉशरूम में दाखिल हो गया। हानिया वही खड़ी झुंझला कर रही। कुछ देर बाद वो वॉशरूम से निकला, सिर्फ ट्राउजर पहनते हुए। हानिया ने उसे पहली बार इस हाल में देखा तो एक लम्हे को ठटक गई। अगले ही पल उसने खुद को संभाला और उसके सामने आ खड़ी हुई। आप मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हैं? उसकी आवाज़ में टूट फूट थी। तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है मैं जहाँ भी हूँ? आफाफ का लहजा सपाट था। मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा तो किसे पड़ेगा? वो तब कर बोली। मोहब्बत करती हूँ मैं आपसे। आफाफ एक झटके से मुड़ा। अगले लम्हे एक जोरदार थप्पड़ हानिया के रुखसार पर पड़ा। बस बहुत सुन ली तुम्हारी ये मोहब्बत वाली बकवास, वो चीखा। हानिया ने बेयकीनी से रुखसार पर हाथ रखा और उसे देखती रह गई। ये आप क्या कर रही हैं? वो भी चीख उठी। मैं बताता हूँ क्यों, आफाफ ठाड़ा। आज दोपहर तुम्हारी और तुम्हारे घटिया बाप की जो गुफ्तगू हुई मैंने सब सुन लिया था। धोखा दे रही थी ना मुझे? हानिया का रंग यकदम उड़ गया। वो लड़खड़ा कर पीछे हटी। आपने छुप कर मेरी बातें सुनी थी? वो लरसती आवाज में बोली। आप भी जुबान दराजी कर रही हो। अफाफ की आंखों में नफरत थी। हानिया की आंखों में आंसू भर आई मगर आवाज मजबूत थी। बेशर्म तो मैं हूँ ही, वो कड़वे लहजे में बोली, क्योंकि मैं ऐसी औरत की बेटी हूँ और ऐसे मर्द की बीवी हूँ जिनका आपस में अफेयर था। और मेरी बेशर्मी देखिए, मैं ये सोच अपनी माँ से भी नहीं कह सकी और अपने शोहर से भी नहीं कह सकती थी। वो फटी फटी आवाज में बोली तो आफाफ के चेहरे पर गुस्सा पूरी शिद्दत से उभर आया। उसका दिमाग जैसे शल हो चुका था। आंखों में सब फाकी तैरने लगी थी। वो एक झटके से आगे बढ़ा और उसके करीब आकर गुर्राया। तुम्हारे बाप ने तुम्हें इस शहर में ढाल दिया है और आज मैं उस शहर को खत्म कर दूंगा। उसके लहजे में ऐसी दरिंदगी थी कि हानिया के जिस्म में लरसा दौड़ गया। अगले ही लम्हे वो उसे झटके से पीछे धकेल चुका था। हानिया की चीख कमरे में गूंजने को थी कि आफाफ ने सख्ती से उसे खामोश करवा दिया। एक लफ्ज भी नहीं। उसकी आवाज़ सर्द और खौफनाक थी। हानिया की आंखों में खौफ जम गया। आज की रात तुम अपनी जिंदगी की सबसे भारी रात समझोगी, वो उसके कान के करीब बोला। उसके बाद वक्त जैसे रुक गया। हानिया के लिए वो लम्हे असीयत बनकर गुजरे और जब सब खत्म हुआ तो आफाफ बेहिस अंदाज में सो चुका था। हानिया, वो घंटों से सकती रही। जब वो लड़खड़ाई हुई उठी तो आंखों में आंसू नहीं, सन्नाटा था। उसकी नज़र मेज पर पड़े चाकू पर गई। उसने लरसते हाथों से उसे उठाया और उसी लम्हे बाहर पुलिस सायरन की आवाज़ उठी। उसका हाथ रुक गया। इसी वक्त आफाफ की आंख खुल गई। उसने उसके हाथ में चाकू देखा तो एक लम्हे को उसके चेहरे पर कुर्ब हो रहा, मगर अगले ही पल वो खामोशी से उठा, शर्ट पहनी और बाहर चला गया। हानिया भी उसके पीछे पीछे निकल आई। नीचे पुलिस फरहान और जवाद को गिरफ्तार कर रही थी। हानिया बेटा, ये सब झूठ है, इस पर यकीन मत करना, फरहान चीखा। अफ़ाफ ने बगैर कुछ कहे रिमोट उठाया और टीवी ऑन कर दिया। न्यूज़ चैनल पर सेठ सैद के साथ होने वाली गुफ्तगू की रिकॉर्डिंग चल रही थी। जवाद की आवाज़, जहर का जिक्र और डॉक्टर का बयान। हानिया की दुनिया वहीं रुक गई। वह ज़मीन पर बैठी चली गई, आंखें फटी की फटी रह गई। अफाफ ने एक सर्ट निगाह उस पर डाली और पलट कर कमरे की तरफ बढ़ गया। कमरे में दाखिल होते ही उसने टैची केस बंद किया। हानिया बोझल कदमों से उसके पीछे आई। प्लीज़ मुझे अकेला मत छोड़ कर जाइए। वो टूट कर उससे लिपट गई। मैं मर जाऊंगी। अफाफ ने बेरहमी से खुद को उससे अलग किया। कोई किसी के बगैर नहीं मरता। और वो दरवाज़ा बंद करके चला गया। हानिया वहीं बैठकर फूट फूट कर रो दी। 2 दिन वो बुखार में जलती रही। मुलाजमा ने अफाफ को खबर दी मगर वो ना आया। आखिरकार बुशरा बेगम अदील के साथ आई और ज़बरदस्ती उसे अपने घर ले आई। वो घबराहट के आलम में अफाफ के बिस्तर पर ही सो गई। इसी रात अफाफ ऑफिस से लौटा, कमरे में दाखिल हुआ तो बिस्तर पर कंबल में लिपटा वजूद देखकर चौंक गया। वो आहिस्ता से करीब आया। हानिया गहरी नींद में थी। उसने उसके माथे को छुआ। वो बुखार में तप रही थी। अफाफ का दिल बेचैन हो गया। वो फौरन बाहर निकला। बुशरा बेगम लाउंज में तस्बीह पढ़ रही थी। अम्मी, हानिया की तबीयत बहुत ख़राब है, डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया?
उसने परेशानी से पूछा। ये तुम्हारी ज़िम्मेदारी थी, हमारी नहीं, मैंने सिर्फ़ अपना फ़र्ज़ अदा किया। बुशरा बेगम ने सख्ती से कहा। आफ़ाफ़ ने सिर झटका और फ़ौरन बाहर निकल गया। कुछ ही देर बाद वो वापस आया, उसके साथ डॉक्टर था। डॉक्टर ने मुकम्मल मुआयना करने के बाद ठंडे पानी की पट्टियाँ रखने की हदायत की थी। आफ़ाफ़ रात गए तक वहीं उसके पास बैठा रहा। जब हानि को होश आया तो उसने उठने की कोशिश की। आफ़ाफ़ खामोशी से मुड़ा कि बाहर चला गया, मगर अगले ही लम्हे हानिया ने बेख्तियार उसका बाजू थाम लिया। वो उसके कंधे से लगकर फूट-फूट कर रोने लगी। प्लीज़ एक बार मुझे माफ़ कर दीजिए। वो हिचकियों के दरमियान बोलती जा रही थी। मुझे पता है मैंने बहुत बड़ा गुनाह किया, आपको धोखा दिया, मगर यकीन करें मैं वाक़ई आपसे मोहब्बत करती हूँ। मैं फरहान की बातों में आ गई थी। मैंने कई बार उन्हें रोकने की कोशिश की, मगर वो मुझे इस तरह उलझाते रहे कि मैं आपको मामा का कातिल समझने लगी। मुझे मालूम ही नहीं था कि मैं खुद कातलों के हाथ में एक मोहरा बनी हुई हूँ। प्लीज़ मुझे एक मौका दे दीजिए। आफ़ाफ़ का दिल जैसे किसी ने मुट्ठी में जकड़ लिया हो। वो उसी से नाराज़ रह ही नहीं सकता था। यह हकीकत अब उस पर पूरी तरह वाज़िह थी। जब वो उससे मोहब्बत नहीं करता था, तब भी उसकी आंखों में एक आंसू तक बर्दाश्त नहीं कर पाता था। वो आहिस्ता से मुस्कुराया। अच्छा तो तुम माफ़ी माँग रही हो, ठीक है मैं माफ़ कर दूँगा, मगर एक शर्त पर। हानिया फ़ौरन सीधी होगी। मुझे आपकी हर शर्त मंज़ूर है, बस बताइए मुझे क्या करना होगा? उसके आंसू अपने अंगूठे से साफ करते हुए बोला। पहले शर्त तो सुन लो, कहीं बाद में मुकर ना जाना। अगर जान भी देनी पड़ी तो दे दूँगी, वो फ़ौरन बोली। आफ़ाफ़ की मुस्कुराहट गहरी हुई। ठीक है, मुझे रोज़ अपने प्यार का सबूत चाहिए। सुबह, शाम और रात, एक किस और एक आई लव यू लाज़मी होगा। हानिया की आंखों में पहले हैरत उभरी, फिर शर्म की लाली उसके चेहरे पर फैल गई। वो उसकी निगाहों का सामना न कर सकी और नज़रें झुका ली। अब दो ना सबूत। वो अपना रुखसार उसके करीब करते हुए बोला। हानिया ने आंखें बंद करके हल्के से उसके रुखसार पर अपने लब रख दिए। आफ़ाफ़ को यूँ लगा जैसे तपती धूप से निकलकर वो अचानक छाँव में आ गया हो। दिल में एक ठंडक सी उतर आई। आई लव यू, वो कँपकँपाते लहजे में बोली। आफ़ाफ़ ने अपना दूसरा रुखसार आगे किया। ये तो धोखा है, दोनों पर तो नहीं किया था, ये शर्त में शामिल नहीं था। वो हल्की सी झुंझलाहट के साथ बोली। तो फिर मैं भी माफ़ नहीं करूँगा। वो जानबूझकर उसे छेड़ते हुए बोला। हानिया घबरा गई। उसने फ़ौरन उसका बाजू थाम कर दूसरे रुखसार पर भी बोसा रख दिया था। आफ़ाफ़ ने मुस्कुराते हुए उसे आहिस्ता से अपने करीब किया। आई लव यू टू जाने आफ़ाफ़। उसके लहजे की गहराई पर हानिया पूरी तरह लरज़ उठी। वो उसके हसार में महफूज सी खड़ी थी और पहली बार उसे लगा कि शायद सब कुछ वाक़ई ठीक हो सकता है। वो उसकी मोहब्बत की बारिश में भीगती हुई जैसे किसी और ही दुनिया में पहुंच चुकी थी। बरसों बाद बेकरार दिल को सुकून मिला था। अगली सुबह वो फ्रेश होकर आहिस्ता कदमों से आफ़ाफ़ के पास आई। वो तकिए को बाहों से दबाए सो रहा था। वो झुककर उसके रुखसार पर मुस्कुराते हुए बोली। आई लव यू जाने जहाँ। आफ़ाफ़ ने आंखें खोली, मुस्कुराया और उसे देखने लगा। वो आज खिली-खिली सी लग रही थी। उसने उसकी कमर में हाथ डालकर उसके करीब किया। जाने आफ़ाफ़, तुम फिर अपने हुस्न के हथियारों से मुझे हराने आ गई हो, जानती हो ना फिर मैं खुद पर काबू नहीं रख पाता। उसने ख़मार-ओ-लोद लहजे में उसे सटपटा दिया। अरे मम्मी जी आप। वो अचानक दरवाजे की तरफ देखकर बोली। आफ़ाफ़ हड़बड़ाकर उसे छोड़ते हुए मुड़ा, मगर वहाँ कोई नहीं था। जब घी सीधी उंगली से ना निकले तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वो हंसते हुए बोली, और उससे पहले कि आफ़ाफ़ उसे पकड़ता बाहर की तरफ भाग गई। आफ़ाफ़ मुस्कुराता हुआ तैयार होने लगा। कुछ दिन बाद फरहान खान और जवाद खान को उम्र कैद की सज़ा सुना दी गई। इस दिन आफ़ाफ़ को यूँ लगा जैसे उसका मकसद पूरा हो गया हो। आफ़ाफ़ एक बात सोच रही। हानि ने उसके कंधे पर सर रखते हुए कहा, मामा वाला घर किसी खैराती इदारे को दे देते हैं, ज़िंदगी भर सदका जारिया रहेगा। बिल्कुल, आफ़ाफ़ ने नरमी से कहा, और वो अदारा हम खुद बनाएंगे। हमारी अपनी एनजीओ होगी, बेसहारा औरतों और बच्चों के लिए सहारा मंजिल, और इसकी हेड तुम होगी। कैसे लगा मेरी जान? वो हिचकिचाई। लेकिन मैं नहीं कर पाऊंगी। आप जानते हैं मैं कितनी लेज़ी और डरपोक हूँ। आफ़ाफ़ मुस्कुरा दिया। जब शोहर साथ हो तो डर कैसा? अब तैयारी शुरू करो, मुझे पूरा यकीन है तुम एक दिन बहुत कामयाब बनोगी। वो मुतमईन अंदाज में मुस्कुरा दी। दिल को करार आ चुका था।